हेलो दोस्तों। तो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में अपनों ने इससे पहले वाली क्लास में देखा था प्राचीन राजस्थान का इतिहास, मध्यकालीन राजस्थान का स्थान और आधुनिक राजस्थान के इतिहास में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। तो इतिहास इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इतिहास का अर्थ क्या होता है? इति प्लस हाथ से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है अतीत की बातों का वर्तमान में अध्ययन करना, मतलब पुरानी जो बातें हैं ना उनका अपन अभी अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका अध्ययन करेंगे तो इसको जानने के कुछ स्रोत होंगे ना। अपन पढ़ रहे हैं तो किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं? तो इसको पढ़ने के कुछ माध्यम हैं। तो इतिहास को जानने के स्रोत कि अपन को इतिहास की जानकारी भाई किससे मिलती है। तो उसमें आते हैं अपने तो पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरालेखीय स्रोत। तो पुरातात्विक में जो पुराने अपन को धातुएं मिली हैं, जैसे अभिलेख। अभिलेख क्या होते थे? एक जैसे अपने अभी भी कोई स्कूल मकान कुछ बनता है तो उसके बाहर एक पट्टी पे खुदवा के लिखते हैं ना, भाई इसका उद्घाटन इसने किया, इसने बनवाया, इसने इतने पैसे दिए। तो ऐसे पुराने राजा लिखवा देते हैं। ऐसे होते थे ताम्रपत्र। ये तांबे के एक प्लेट पर खुदा के लिखते थे, सिक्के चलते थे। स्थापत्य कला में मंदिर, मूर्ति, किले, चित्रकला में चित्र बनाए जाते थे, मूर्तियाँ बनाई जाती थी और उत्खनित पुरावशेष और इसके अलावा जो भी अपने को और पुरावशेष मिलते हैं वो। साहित्यिक स्रोत में आते हैं अपने राजस्थान का साहित्य। जो राजस्थान के साहित्यकार थे उनके द्वारा लिखी गई किताबें, ऐसे संस्कृत साहित्य, फारसी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य है। उसके बाद आते हैं अपने पुरालेखीय स्रोत। पुरालेखीय स्रोत में जो अभिलेखागार में रखे हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय अभिलेखागार अपना दिल्ली में और अपना राज्य का राजस्थान राज्य का अभिलेखागार है बीकानेर में। इनमें बहुत सारी वस्तुएं रख रखी उनके आधार पर। तो इन सब के आधार पर अपन इतिहास को जानते हैं कि भाई हाँ, इतिहास में ये राजा हुआ था, इसने ये काम किया, इस समय ये था। तो इन सब की जानकारी को, इतिहास को पढ़ते हैं तो इनके कुछ स्रोत है, इनके माध्यम से अपन इतिहास पढ़ते हैं। तो अपन पढ़ेंगे आज पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहला आ रहा है अपना अभिलेख। अभिलेख होते थे कोई भी शिला है, ऐसे उस शिला पे अपना नाम खुदवा के भाई ये मैंने बनाया, इस सन में बनाया, मेरे पिताजी ये है वो है, ये सारी जानकारी अपन को अभिलेख में मिलती है। अभिलेख के अध्ययन को बोलते हैं अपन एपिग्राफी। और जब कोई राजा है, ये राजा है, इसकी प्रशंसा की जाती है कि भाई ये राजा है, इसने ये काम किया। जैसे राणा कुंभा है, राणा कुंभा ने भाई इतने युद्ध किए, ये काम किया, वो किया। तो इसमें राजा की प्रशंसा की जा रही है तो इसको बोलते हैं प्रशस्ति। जिसमें राजा की प्रशंसा की जाती है उसको प्रशस्ति बोलते हैं। ये समय के साथ होते हैं, मतलब समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसमें वंशावली की जानकारी मिलती है कि भाई मेरे पिताजी ये थे, उनके पिताजी ये थे, ऐसे क्या विजय की और क्या क्या बनवाया, इन सब की जानकारी अपन को अभिलेख से मिलती है। तो कुछ अभिलेख है राजस्थान के इम्पोर्टेंट, उनको अपन पढ़ेंगे। जिसमें आता है अपना बडली का अभिलेख। बडली का अभिलेख मिलता है अपन को अजमेर से, जो कि 443 ईसा पूर्व का है। यह सबसे राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। कौन सा? बडली का अभिलेख। वीर निर्माण 84 में लिखा गया था। ये मिला है, इसमें जानकारी मिलती है कि माध्यमिका, जो कि चित्तौड़ का पुराना नाम था, ये एक जैन केंद्र था। और इसको बडली के अभिलेख को 1912 में बिलोट माता मंदिर से गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने प्राप्त किया था। तो बडली के अभिलेख में अपन को ये बात ध्यान रखनी है कि भाई राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। और एक जैन केंद्र की जानकारी कौन देता है कि माध्यमिका चित्तौड़ जैन केंद्र था। तो ये देता अपन को बडली का अभिलेख और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। उसके बाद आता है गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख प्राप्त हुआ है अपन को चित्तौड़ से, 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। चित्तौड़ में एक जगह नगरी, वहाँ से प्राप्त हुआ है। इसमें गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। पहले राजा अश्वमेघ यज्ञ कराते थे, भाई सबसे पावरफुल जो राजा होता था वो अश्वमेघ यज्ञ कराता। तो उस समय का पावरफुल राजा सर्वतात को बताया गया है गजवंश का। इसमें वासुदेव और सकर्षण, सकर्षण बोलते हैं बलराम जी को, इनकी पूजा की जानकारी मिलती है। तो इसमें एक तो भागवत धर्म हो गया, एक वैष्णव धर्म हो गया। तो दोनों का धर्म की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख हो गया है। उसके बाद आता है अपना रणकपुर प्रशस्ति। जब इसके नाम में प्रशस्ति आ रहा है तो इसमें किसी राजा की प्रशंसा तो की गई है। तो राणा कुंभा की प्रशंसा की गई है इसमें। राणा कुंभा की विजयी, इसने क्या विजयी गई, क्या उपाधियाँ प्राप्त हुई, इन सब की इसमें प्रशंसा की गई रणकपुर प्रशस्ति में। 1439 ईस्वी का है, राणा कुंभा के समय का।
इसमें बप्पा रावल और काल भोज को अलग व्यक्ति बनाया गया है। बप्पा, जब अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बप्पा रावल और काल भोज का जिक्र होगा, जिनको बहुत सारे इतिहासकार तो एक ही आदमी मानते हैं। लेकिन अपन को ध्यान रखना है भाई, इन दोनों को अलग अलग किसने बताया है, तो रणकपुर प्रशस्ति ने, जो कि राणा कुंभा ने बनवाई थी। इसमें मुद्रा, उस समय की मुद्रा को नाणक बोलते थे। राणा कुंभा के समय जो मुद्रा चलती थी उनको नाणक बोलते थे। तो ये जानकारी अपन को इसमें मिलती है। और ये जिस जैन मंदिर पे लगा हुआ है पाली में, वहाँ उस मंदिर के वास्तुकार, आदिनाथ मंदिर पे लगा हुआ है, उस मंदिर के वास्तुकार थे देपाक। फिर आता है अपना आमेर का अभिलेख। आमेर का अभिलेख है 1612 ईस्वी का। आमेर में कछुआ वंश का शासन रहा है, तो में कछुआ को रघुवंश तिलक कहा गया है। इस अभिलेख की, आमेर अभिलेख की भाषा, संस्कृति और लिपि नागरी थी। इसमें बताया गया है कि भगवंत दास का पुत्र कौन था, मानसिंह। तो भाई मानसिंह की जानकारी मिलती है इसमें एक तो, कि भाई भगवंत दास का पुत्र था और इसने किला बनवाया था जमुआ रामगढ़ जयपुर में। तो जमुआ रामगढ़ किले की जानकारी अपन को इसी आमेर के अभिलेख से मिलती है। फिर उसके बाद आता है अपने अजमेर का फारसी अभिलेख। फारसी भाषा में लगा हुआ अभिलेख है, इसीलिए तो इसको अजमेर का फारसी अभिलेख कह रहे हैं। यह है 1200 ईसा पूर्व का, जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था और पृथ्वीराज चौहान, जो कि अजमेर पे अधिकार था, उसको हरा कर तराइन के द्वितीय युद्ध में, जब इसने अजमेर में एक विग्रहराज ने संस्कृत पाठशाला बनाई थी, विग्रहराज ने उस संस्कृत पाठशाला को तोड़कर इन्होंने मस्जिद बनाई और इसको बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये यहाँ लगा हुआ है फारसी अभिलेख, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई ये संस्कृत पाठशाला को तोड़कर मस्जिद बनाने की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अपन को मिलती है अजमेर के फारसी अभिलेख से। ऐसे आता है चित्तौड़ में भी फारसी अभिलेख लगा हुआ है, दहीबी पीर की दरगाह के पास, 1325 ईस्वी का। इसमें चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। तो ये थे अपने अभिलेख कुछ इंपॉर्टेंट। अब आते हैं अपने ताम्रपत्र। ताम्रपत्र होते थे तांबे पर, जैसे कोई तांबे की प्लेट हो गई या कोई पत्र हो गया, ऐसे उस पर खोद के लिखते थे। और ये अधिकतर होते थे भूमि अनुदान के लिए, कि भाई फला आदमी ने फले आदमी को ये भूमि दान दी है, इस मंदिर के लिए मैंने भूमि दान दी है। अभी भी लिखवाते हैं लोग, कोई रिसोर्ट की ज़मीन देता है तो वहाँ खुदवा के लिखवाता है भाई कि ये ज़मीन मैंने दी थी, इस सन में दी थी। तो इसमें उसकी भूमि अनुदान के लिए और कानूनी और धार्मिक दस्तावेज बहुत सारे पहले चलते थे राजा महाराजों के, तो उसमें इस पे तांबे पे खोद के देते थे, कहीं कि ये हटता नहीं था। तो इसमें कुछ अपने इम्पोर्टेंट है आहड़ ताम्रपत्र। आहड़ ताम्रपत्र है 1206 ईस्वी का। इसमें गुजरात के राजा चालुक्य राजा थे गुजरात में, तो उनके भीम सेकंड की जानकारी मिलती है। फिर आता है खेरोदा ताम्रपत्र। खेरोदा ताम्रपत्र में मिलती है कि राणा कुंभा ने एकलिंग जी के मंदिर में भूमि दान दिया था। फिर आता है चिकली ताम्रपत्र 1483, जब इसमें चिकली के अंदर ही आ रहा है कल के अनुसार इसमें कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। फिर आता है पूर्व ताम्रपत्र 1535 ईस्वी का। रानी कर्मावती के जौहर की जानकारी अपन को पूर्व ताम्रपत्र से मिलती है। रानी कर्मावती ने चित्तौड़ के किले में जौहर किया था जब विक्रमादित्य राजा था, उस टाइम में ही गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, तब रानी कर्मावती ने जौहर किया था। तो इसकी जानकारी अपन को पूर्व ताम्रपत्र से मिलती है। तो ये कुछ ताम्रपत्र थे इंपॉर्टेंट। तो अपन ने 2 चीज़ें पढ़ ली, एक अभिलेख और एक ताम्रपत्र। अब बात में आते हैं सिक्के। भाई उस समय मुद्रा भी तो चलती थी, अभी जो सिक्के चलते हैं उस समय भी चलते थे, राजा महाराजा सिक्के चलाते थे। तो सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स क्या बोलते हैं, सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। अब कुछ सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। सिक्के तो सब जगह थे, हर रियासत में अलग सिक्के थे, तो अपन कुछ सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। नगर टोक, नगर आता है टोक में, यहाँ से कार्लाइल बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, राजस्थान के पुरातत्व का जनक बोलते हैं। जैसे भारतीय पुरातत्व का जनक कनिंगम को बोलते हैं, इसी प्रकार राजस्थान के पुरातत्व का जनक कार्लाइल को बोलते हैं। इसने मालवा जनपद मतलब मालवा के 6000 सिक्के इसको नगर टोक से प्राप्त हुए थे। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 6000 सिक्के मालवा जनपद के कहाँ से प्राप्त हुए थे और किसने प्राप्त किए थे, तो नगर टोक से कार्लाइल ने प्राप्त किया था। कार्लाइल कौन है, राजस्थान के पुरातत्व का जनक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। फिर आता है नगलाछेल बयाना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बयाना उस समय गुप्त काल में भी बयाना बहुत इंपॉर्टेंट रहा है।
तो गुप्तकालीन में चलते थे गरुड़ प्रकार के। ये सिक्के अपन को बयाना भरतपुर से मिले हैं 1921 में। और एक गदिया सिक्के, दोनों चीज़ें कहाँ से मिली, गरुड़ और गदिया दोनों मिले हैं नगलाछेल बयाना भरतपुर से। और रियासत के अलावा और भी अपने अपने राज्य में अलग अलग सिक्के चलते थे। जैसे मेवाड़ में चलता था अपना स्वरूपशाही और चांदोली प्रकार के सिक्के, मारवाड़ में चलता था विजयशाही, आमेर में चलता था जाड़शाही, जैसे ही बीकानेर में चलता था गजशाही, जैसलमेर में अक्केशाही। ये सब लगभग राजाओं के नाम से ही, जब अपन डिटेल में इतिहास पढ़ेंगे ना तो यही राजा आएंगे, अक्के सिंह, गज सिंह, विजय सिंह, इनके नाम से ही सिक्के चलते थे। जैसे डूंगरपुर में उदयशाही और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में सालिमशाही, बूंदी में रामशाही, कोटा में गुमानशाही, धौलपुर में तमचाशाही। ये इंपॉर्टेंट, बस इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा सिक्कों के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिक्कों के बारे में थी, मुद्रा क्या चलती थी, कैसी चलती थी, बस इनके बारे में पूछेंगे। जैसे मेवाड़ में पूछ लेंगे भाई स्वरूपशाही सिक्के कहाँ चलते थे, या फिर मिलान के लिए दे देंगे। एक तो इधर तरफ 5 नाम दे देंगे, विजयशाही, स्वरूपशाही, चांदोली, उदयशाही, उधर उनके नाम दे देंगे रियासत के, भाई मारवाड़ में, मेवाड़ में इनको मिलाइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो सिक्कों के बारे में पढ़ लिया। अब आता है अपना स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में बहुत सारी चीज़ें हैं। स्थापत्य कला पढ़ेंगे अपन तो पूरा इतिहास ही खत्म हो जाएगा अपना। तो इसलिए स्थापत्य कला अपन आगे जो इतिहास पढ़ेंगे ना एक एक वंश का, उसमें पढ़ेंगे। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं जो ऊपर से क्वेश्चन आता है सीधे। तो एक आता है शीतलेश्वर मंदिर, जो कि झालरापाटन में, झालावाड़ में। ये गुप्तकालीन शिव मंदिर है। गुप्तकालीन शिव मंदिर अपन को कहाँ से मिलता है, शीतलेश्वर मंदिर, झालरापाटन। यह प्राचीनतम तिथियुक्त मंदिर है। इस पर 689 ईस्वी लिखा हुआ है। प्राचीनतम तिथियुक्त मंदिर एकमात्र है गुप्तकालीन शिव मंदिर, जो है शीतलेश्वर मंदिर, झालरापाटन। उसके बाद आता है जगत शिरोमणि मंदिर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुगल और राजपूत स्थापत्य कला मिलती है इसमें। उस समय मानसिंह की रानी थी कनकावती, इन दोनों का पुत्र था जगत सिंह, जो कि बंगाल आक्रमण में मारा गया था। तो उसकी याद में कनकावती ने मंदिर बनाया था, जगत शिरोमणि मंदिर, जो कि आमेर के किले के नीचे बना हुआ है। इसमें मूर्ति रखी हुई है श्री कृष्ण की, और श्री कृष्ण की वो मूर्ति रखी हुई है जिस मीराबाई चित्तौड़ में जिसकी पूजा करती थी, वही मूर्ति लाके यहाँ रखी हुई, इसलिए स्थापत्य कला में इम्पोर्टेंट। बाकी सब अपन डिटेल में और पढ़ेंगे। उसके बाद आता है अपना चित्रकला में राजा को क्या, उस समय राजाओं को क्या, अब तो फ़ोन है, आप फ़ोन चला लेते हो, गेम खेल लेते हो, वीडियो देख लेते हो। उस समय राजाओं के पास कुछ नहीं था, तो राजा करते थे शिकार। तो राजा के शिकार के दृश्य बताए गए चित्रकला में। तो उस समय राजाओं को शिकार करना पसंद था, तो शिकारों के चित्र बने गए हैं, शैल चित्र बोलते हैं। और शिकार कहाँ मिलेगा, नदी के आसपास ही मिलेगा भाई, पानी पीने आएगा, तो वहाँ मिलती थी चंबल नदी के आसपास की चित्रकला। प्राचीन चित्रित ग्रंथ जैसलमेर के जिंद्रपत्र सूरी भंडार में रखे हुए हैं। तो चित्रकला में सबसे ज़्यादा अपन को शिकार के दृश्य मिलते हैं। उसके बाद आता मूर्तिकला में अपन को मूर्ति के अनुसार नृत्य करती हुई मूर्ति, धार्मिक स्थिति, वाद्य यंत्र आदि की जानकारी अपन को मूर्तिकला से मिलती है। और भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश बोलते हैं विजय स्तंभ बनाया था राणा कुंभा ने। और उसके अलावा बचा अपना उत्खनित पुरावशेष। तो उत्खनित में बहुत सारी चीज़ें जो भी उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई है वो सब इसमें आ जाएगी। तो अपन ये इतिहास पढ़ेंगे वैसे वैसे अपन इनके बारे में पढ़ते रहेंगे, भाई इस राज्य की जानकारी इससे मिलती है, इस स्रोत से मिलती है, ये सारी चीज़ें अपने चलती रहेगी। तो अपनों ने पढ़ा आज इतिहास को जानने के स्रोत, इतिहास के जानने के स्रोत में पुरातात्विक स्रोत पढ़े, जिसमें उन्होंने पढ़ा अभिलेख, ताम्रपत्र, सिक्के, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला और उत्खनित पुरावशेष। इनके अनुसार अपन को जानकारी मिलती है इतिहास की।